नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आप लोगों का इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम परास्नातक राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के अष्टम प्रपत्र रिसर्च मेथोडोलॉजी शोध विधि के एक महत्वपूर्ण उपभाग सैम्पलिंग टाइप सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस प्रतिदर्शन, इसके प्रकार, इसके महत्व और इसकी सीमाओं की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति में स्पष्ट विभेद है। जहां एक ओर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु या मुख्य इकाई मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो देश काल एवं समाज की परिस्थितियों के अनुसार जिसका व्यवहार परिवर्तनशील है, जबकि दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन की जो मुख्य इकाई पदार्थ है उसकी प्रकृति देश काल एवं समाज की परिस्थितियों के अनुरूप अपेक्षाकृत कम परिवर्तनशील है या बिल्कुल परिवर्तित नहीं होती। इस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन से में तथ्यों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका सामान्यीकरण करके उनका सार्वभौमिकरण किया जा सकता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में जो अध्ययन की इकाइयां हैं उनसे प्राप्त तथ्यों के जो अध्ययन की इकाइयां हैं उनसे जो तथ्य या आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, उनसे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही जहां से वे तथ्य या इकट्ठा किए गए हैं उसी परिप्रेक्ष्य में सामान्यीकरण या सार्वभौमिकरण किया जा सकता है। हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो तथ्य एवं इकाइयां होती हैं या जो आंकड़े होते हैं वे अत्यंत बड़े क्षेत्र में विस्तारित होते हैं। इसके साथ ही उनका जो स्वरूप होता है वह अत्यंत विशिष्ट एवं विभेदीकृत होता है। ऐसी परिस्थिति में इन विभेदीकृत एवं विशिष्ट व्यापक परिक्षेत्र में प्रसारित तथ्यों एवं आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ता के लिए अत्यंत दुष्कर एवं श्रमसाध्य कार्य होता है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए सामाजिक विज्ञान का शोधकर्ता प्रतिदर्शन की प्रविधि का सहारा लेता है। प्रतिदर्शन को समझने से पहले हम इसमें प्रयुक्त होने वाले दो मुख्य संप्रत्ययों को स्पष्ट करना चाहेंगे। पहला यूनिवर्स और पॉपुलेशन, जीव संख्या या जनसंख्या। दूसरा सैंपल अर्थात प्रतिदर्श। पॉपुलेशन से हमारा अभिप्राय किसी भी शोध समस्या से संबंधित समस्त अध्ययन की समस्त इकाइयों से है, अर्थात किसी शोध समस्या में के लिए से संबंधित समस्त व्यक्ति या अध्ययन की समस्त इकाइयां उस शोध समस्या के लिए जीव संख्या होती हैं। उदाहरण के लिए यह जैसे हम बिहार के लोगों के मतदान व्यवहार का अध्ययन करना चाहें तो बिहार में जितने भी मताधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं वे इस अध्ययन के लिए जीव संख्या होंगी, किंतु बिहार में सभी मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों से आंकड़ों का संग्रहण अत्यंत श्रमसाध्य कार्य है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम बिहार में मताधिकार प्राप्त लोगों का एक प्रतिनिधिक समूह लेंगे जिनसे हम बिहार के लोगों के मतदान व्यवहार का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकें। मान लीजिए बिहार में 10 करोड़ लोगों को मताधिकार प्राप्त है। अतः यदि हम इस 10 करोड़ लोग तो ये जो 10 करोड़ लोग मताधिकार प्राप्त हैं वे बिहार में मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए जीव संख्या होंगे या जनसंख्या होंगे। यदि इन 10 करोड़ लोगों में से हम 10,000 लोगों का चयन करते हैं जो इन 10 करोड़ लोगों की विभिन्न विशेषताओं के अनुसार इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे इन 10 करोड़ लोगों के धर्म, क्षेत्र, जात, संप्रदाय, जिलों, इन सभी विशिष्टताओं को समाहित करते हैं, तो इन 10 करोड़ लोगों से जो हम 10,000 लोगों को प्रतिनिधियात्मक रूप से चयनित करते हैं, ये लोग इस अध्ययन के लिए प्रतिदर्श कहलाएंगे। अर्थात संपूर्ण जीव संख्या का एक प्रतिनिधियात्मक
उपसमूह प्रतिदर्श कहलाता है। अर्थात बिहार के लोगों के मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए संपूर्ण जीव संख्या 10 करोड़ लोग हैं, जबकि इन 10 करोड़ लोगों का वास्तव में प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप जो प्रस्तुत करने वाले जिन 10,000 लोगों का आंकड़ों के संग्रहण के लिए वास्तव में निर्धारण किया गया है, वे इस अध्ययन के लिए प्रतिदर्श होंगे। प्रतिदर्श और जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करने के बाद अब हम प्रतिदर्श चयन के चरण को स्पष्ट करना चाहेंगे। प्रतिदर्श चयन के निम्नलिखित 7 चरण हैं। पहला, डिफाइन द टारगेटेड पॉपुलेशन। जिस जनसंख्या का अध्ययन करना है उसका परिभाषीकरण, अर्थात जिस सोच समस्या से संबंधित हमारे जीव संख्या या जनसंख्या में जो भी इकाइयाँ आती हैं, सबसे पहले हम उनका स्पष्ट परिभाषीकरण करते हैं। दूसरा है सेलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम। उसके पश्चात हम प्रतिदर्शन के फ्रेम का चयन करते हैं। तीसरा है डिटरमाइन सैम्पलिंग मेथड। प्रतिदर्शन की विधि का निर्धारण। प्रतिदर्शन की अनेक विधियां हैं, अतः किसी विशिष्ट अध्ययन के लिए कौन सी प्रतिदर्शन आंकड़ों के संग्रहण के लिए कौन से प्रतिदर्शन की प्रविधि सबसे उपयुक्त है उसका निर्धारण किया जाता है। प्लान प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग सैम्पलिंग। प्रतिदर्श इकाई के चयन की प्रक्रिया का निर्धारण करना चौथा चरण है। प्रतिदर्श इकाई के चयन की प्रक्रिया का निर्धारण करना, अर्थात वास्तव में प्रतिदर्श की प्रत्येक इकाई के चयन के लिए कौन सी प्रक्रिया हम अपनाएं। उसके बाद से डिटरमाइन सैंपल साइज। प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण करना, अर्थात संपूर्ण जीव संख्या का कितना भाग हम चयनित करें जो उस जीव संख्या का प्रतिनिधित्व वास्तव में करता है। अर्थात किसी भी जीव संख्या से उसका कितना भाग हम चयनित करें जो उसका वास्तव में प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यदि 10 करोड़ वयस्क मताधिकार प्राप्त लोगों में से यदि हम 10,000 लोगों का चयन करते हैं तो क्या ये वास्तव में इन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो वास्तव में प्रतिदर्श का आकार कितना हो, मतलब कितने इकाइयों को समाहित किया जाए आंकड़ों के संग्रहण के लिए, उसका हम निर्धारण करते हैं। बहुत यदि विस्तृत जनसंख्या है या जीव संख्या के आकार के अनुसार हम प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण करते हैं। इसके बाद से सेलेक्ट एक्चुअल सैम्पलिंग यूनिट। वास्तविक प्रतिदर्श इकाई का इसके बाद से हम चयन करते हैं। अर्थात प्रतिदर्श के आकार का जब हम निर्धारण कर लिए कि मान लीजिए कि 10,000 लोगों को प्रतिदर्श में लेना है, तो ये वास्तव में ये 10,000 लोग कौन से होंगे जिनसे हम आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, अर्थात वास्तविक प्रतिदर्श की इकाई का हम चयन करते हैं। पुनः जब वास्तविक प्रतिदर्श की इकाई का चयन कर लेते हैं, अर्थात हम यह स्पष्ट कर लेते हैं कि किन 10,000 लोगों से हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो हम उन लोगों से आंकड़े या तथ्य प्राप्त करने के लिए फील्ड वर्क क्षेत्र कार्य का संचालन करते हैं और उनसे तथ्यों का संग्रहण करते हैं। प्रतिदर्शन में कोई भी प्रतिदर्श जो चयनित किया गया है, प्रतिदर्श जो लिया गया है, वह प्रतिनिधित्व तो उस जीव संख्या का करता है या नहीं करता है, उसको प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक हैं। पहला सैम्पलिंग प्रोसीजर, प्रतिदर्शन की प्रक्रिया, अर्थात प्रतिदर्श के संग्रहण के लिए जो प्रतिदर्शन की प्रक्रिया को अपनाया गया क्या वह उपयुक्त थी, अर्थात सैम्पलिंग के लिए जो
मेथड उपयुक्त की गई, सैंपलिंग प्रविधि जो अपनाई गई वह सही थी या नहीं थी, प्रशासित करने वाले उपकरण सही थे या नहीं थे, या जो लोग प्रशासित कर रहे थे वे पर्याप्त प्रशिक्षित थे या नहीं थे, या उपयुक्त रूप से लोगों से तथ्य या आंकड़े इकट्ठा किए गए या नहीं इकट्ठा किए गए। इन सब चीज़ें हैं जो प्रतिदर्श के प्रतिनिधियात्मकता को प्रभावित करती हैं। दूसरा है प्रतिदर्श का आकार। यदि जीव संख्या के आकार के अनुपात में प्रतिदर्श का आकार नहीं है तो भी वह प्रतिदर्श प्रतिनिधियात्मक नहीं होगा उस जनसंख्या के लिए। इसके साथ ही जीव संख्या की समस्त विशेषताओं या विशिष्टताओं का भी यदि वह प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो वह प्रतिदर्श आकार में ऐसा होना चाहिए, प्रतिदर्श का साइज या प्रतिदर्श का आकार इतना होना चाहिए कि वह जीव संख्या की समस्त विशिष्टताओं को समाहित करता हुआ हो और पर्याप्त हो। इसके साथ ही पार्टिसिपेशन और रिस्पांस, तीसरा जो मुख्य कारक है, प्रतिभाग करने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित करती हैं प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्वात्मकता को। जैसे जो अध्ययन के बहुत से जिन हम 10,000 लोगों से तथ्य एवं आंकड़े इकट्ठा किए हैं, यदि वे अपने धर्म, जाति, संप्रदाय के विशिष्टता, अपने धर्म, जाति एवं क्षेत्र के अनुरूप यदि विशिष्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हुए यदि वे मत प्रस्तुत करते हैं तो इससे भी प्रतिदर्श की प्रतिनिधित्वात्मकता प्रभावित होती है। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में सैंपलिंग की ज़रूरत क्या है, प्रतिदर्श की आवश्यकता ही क्या है। पहला, इसका सबसे बड़ा लाभ है कि बड़े आबादी से शीघ्रता से आंकड़े एकत्र करने में हमें इससे आसानी हो जाती है, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में जो बहुत बड़े विस्तृत परिक्षेत्र में आंकड़े फैले होते हैं, उनसे शीघ्रता से एकत्र करने में प्रतिदर्शन की प्रक्रिया अत्यंत सहायक है। इसके साथ ही आधुनिक समय में अत्यधिक गतिशीलता है, जिससे सर्वेक्षण की परिस्थितियां बदल जाती हैं। अर्थात जिस टाइम पीरियड में सर्वेक्षण किया जा रहा है या आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो लोगों के मतों को, लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर दें। अतः यदि बहुत बड़े परिक्षेत्र में आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे बहुत बड़े परिक्षेत्र से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होगी और उस टाइम पीरियड में बहुत सी अनेक ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। तो इस समय की प्रभावशीलता को भी क्या है, सर्वेक्षण की परिस्थितियां न बदलें, इससे भी क्या है कि सैंपलिंग बचाव करती है और सैंपलिंग में कम समय में कम लोगों से आंकड़े इकट्ठा कर लिए जाते हैं, जिससे समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ ही इसका एक लाभ यह है कि कम लागत, समय एवं अर्थ दोनों की दृष्टि से क्या है कि सैंपलिंग की प्रतिदर्शन की प्रविधि क्या है कि कम लागत वाली है, कम आर्थिक बजट वाली है। इसके साथ ही चौथा लाभ है कि यदि आंकड़े एवं तथ्यों की विश्वसनीयता की जांच करना हो, यदि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक समस्या से संबंधित शोध किया है और यह जांच करना है कि उसने जो शोध किया है उसके तथ्य विश्वसनीय हैं या नहीं, उसके निष्कर्ष, तो उसके तथ्यों एवं आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच भी सैंपलिंग के या प्रतिदर्शन के द्वारा किया जा सकता है। यदि संपूर्ण जीव संख्या से आंकड़े इकट्ठा करके विश्वसनीयता की जांच किया जाएगा तो यह एक समय, श्रमसाध्य एवं दुष्कर कार्य होगा, जबकि सैंपलिंग के माध्यम से किसी अध्ययन के
तथ्यों की, निष्कर्षों की विश्वसनीयता की जांच आराम से, आसानी से, जल्दबाजी में की जा सकती है। इसके साथ ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, अर्थात सैंपलिंग की प्रक्रिया प्रशासन के दृष्टिकोण से भी तथ्यों के संग्रहण में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो शोध उपकरण के प्रशासित करने की प्रक्रिया है, इन सब के दृष्टिकोण से भी जो प्रतिदर्शन की प्रक्रिया है वह अत्यंत मितव्ययी है। इसके साथ ही प्रतिदर्शन की कुछ सीमाएं हैं, जैसे जब जनसंख्या की प्रत्येक इकाई की विशेषताओं के बारे में जानकारी पर्याप्त नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में हम यदि उस जनसंख्या से प्रतिदर्श का संग्रहण करते हैं तो वह प्रतिनिधियात्मक नहीं होगा। दूसरा, यदि प्रतिदर्श की गलत प्रविधि का चयन कर लिया गया है, तब भी क्या है कि यदि प्रतिदर्शन की गलत प्रविधि का चयन कर लिया गया है, तब भी वह उससे जो जीव संख्या से तथ्य एवं प्रतिदर्श चयन किया जाएगा, वह प्रतिनिधियात्मक नहीं होगा। इसके साथ ही प्रशासित करने वाले यदि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, तब भी प्रतिदर्शन के माध्यम से जो प्रतिदर्श लिया गया है वह प्रतिनिधियात्मक नहीं होगा। अर्थात लोग प्रशिक्षित होने चाहिए, जो लोग इसको प्रशासित कर रहे हैं या प्रतिदर्शन की प्रक्रिया को कर रहे हैं। जब जनसंख्या की इकाई अत्यधिक परिवर्तनशील होती है, ऐसी परिस्थिति में बड़े प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। अर्थात एक ऐसी जीव संख्या या जनसंख्या जिसके चरित्र में या प्रवृत्ति में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या है कि बहुत विस्तृत प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो वह प्रतिदर्श प्रतिनिधियात्मक नहीं होता है। अर्थात अत्यधिक परिवर्तनशील जीव संख्या से यदि हम तथ्यों का चयन प्रतिदर्श के रूप में करते हैं तो हमें अत्यधिक लोगों को इसमें समाहित करना होगा। यह इसकी एक परिसीमा है। इसके साथ ही पक्षपात या पूर्वाग्रह का होना, अर्थात जिन लोगों से तथ्यों को इकट्ठा किया गया है या जो लोग प्रतिदर्श में हैं, वे अपने समाज, देश, काल एवं संस्कृति की पूर्वाग्रहों से कितना अप्रभावित रहे हैं, इस पे भी प्रतिदर्श की प्रतिनिधियात्मकता निर्भर करती है। किंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने देश, धर्म, जाति, काल की सीमाओं से के पूर्वाग्रहों से बच नहीं सकता। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में यह एक प्रमुख सीमा है कि प्रतिदर्शन की प्रविधि की एक बहुत बड़ी कमी है या एक बहुत बड़ी इसकी सीमा है कि जो भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं वे पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद।